नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वाले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित इन सभी टॉपिक से हम टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में घटित हुआ था। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल वर्ष 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब प्रांत के अमृतसर में घटित हुआ था। इसको आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आदेश है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई छात्र जो हैं वो माइकल ओ डायर को क्लिक करते हैं एग्जाम में, तो ये गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया गया था। तो ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। डेट को आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। इसको भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि पिंगली वेंकैया किससे संबंधित हैं। तो इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिंगली वेंकैया जो हैं वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको जोड़कर ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक रबड़ की खेती यानी कि प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन कौन करता है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड जो है वो विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है थाईलैंड। इसको आपको याद रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ की खेती किस राज्य में होता है। राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ का जो उत्पादन है वो केरल राज्य के द्वारा किया जाता है भारत देश में। ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ये फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विश्व का धान जीन बैंक जो है वो फिलीपींस में स्थित है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है ये फिलीपींस के लॉस बनास में स्थित है। स्थान का नाम आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो किस देश में लोकप्रिय है ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ये चीन में सर्वाधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संकर धान जो है, ये संकर धान की खेती जो है वो चीन में सर्वाधिक लोकप्रिय है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया है। तो ऑप्शन सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि राणा कुंभा के द्वारा ही चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया है। और ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला है और इसकी ऊंचाई है 37 मीटर और इसका जो निर्माण कार्य है वो 1448 ईस्वी में पूरा हुआ था। तो आपको यहाँ पर विजय स्तंभ के बारे में इन सभी जानकारियों को याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राणा कुंभा जो हैं वो मेवाड़ राज्य के शासक थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट था वो था मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर पूछा गया है कि मयूर सिंहासन का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मयूर सिंहासन को 1739 ईस्वी में ईरान का शासक नादिर शाह जो है वो लूट कर ईरान ले गया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि मयूर सिंहासन को 1739 ईस्वी में ईरान का शासक नादिर शाह जो है उसको लूट कर ईरान ले गया था। और मयूर सिंहासन के निर्माणकर्ता कौन है? शाहजहां। इस पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। तो इन सभी जानकारियों को याद रखना है मयूर सिंहासन के बारे में। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप ये जो दोनों शब्द हैं ये क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये जो कुल्यवाप और द्रोणवाप है ये भूमाप को निर्दिष्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था 2020 के एग्जाम में, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सबमिट किया है। तो आपको याद रखना है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप जो है वो भूमाप को निर्दिष्ट करते थे, मतलब निर्दिष्ट करते हैं। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि गुप्त काल में भूमि का माप का पैमाना क्या था? तो गुप्त काल में भूमि का जो माप का पैमाना था वो था निवर्तन, कुल्यवाप, द्रोणवाप और आणवाप। ये चारों जो है वो गुप्त काल में भूमि की माप का पैमाना हुआ करता था। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है? तो सबसे पहले हम इस अभिलेख को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये जो प्रसंग है, ये जो परामर्श है वो सम्राट अशोक के द्वारा अपनी प्रजा को दिया गया था अपने अभिलेखों के माध्यम से। अब इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सबमिट इसलिए किया है क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी में पूछा गया था 2020 के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो पूरा कथन है, प्रसंग है, ये सम्राट अशोक के द्वारा अपनी प्रजा को अपने अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था। इसको आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है वो विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख जो है वो विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 1773 के विनियामक अधिनियम के द्वारा ही, मतलब 1773 के विनियामक अधिनियम में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिजा इम्पे को बनाया गया था। मतलब एलिजा इम्पे जो हैं वो कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1773 के विनियामक अधिनियम के द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। इन दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रख लेना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। तो ऑप्शन सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसको भी आपको याद रखने हैं।
यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था, कब हुआ था, ये पूछा गया है। संविधान का प्रारूप कब पूरा हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। ऑप्शन बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है वो निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका में। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है ये प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका में, इसको भी आपको ज्ञात रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि एम्पियर किसको मापने की इकाई है? तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा को मापने की एक इकाई है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि एम्पियर जो है विद्युत धारा को मापने की एक इकाई है। एक यात्री जो है वो एक चलती हुई रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि वो सिक्का उसके पीछे की ओर गिरता है तो ऐसी सिचुएशन में रेलगाड़ी की स्थिति क्या होगी? तो रेलगाड़ी की स्थिति होगी एक समान त्वरण से रेलगाड़ी जो है वो चल रही है। ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। एक यात्री जो है वो एक चलती हुई रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है और वो सिक्का पीछे की ओर गिरता है, तो ऐसी सिचुएशन में रेलगाड़ी जो है वो एक समान त्वरण से गति कर रही है। ऑप्शन ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। तो देखो पृथ्वी पर मौजूद वायुमंडलीय हवा जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मौजूद है। ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी ग्रह पर वायुमंडल की जो स्थिति है वो उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जितना अधिक होगा वायुमंडल की सघनता उतनी अधिक होगी। उसी तरह से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही यहाँ पर वायुमंडल मौजूद है। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी भी तत्व का जो सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण है वो होता है उसका परमाणु क्रमांक। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट को डाला जाता है तो जो शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि अश्रु गैस क्या है? तो अश्रु गैस जो है वो अमोनिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अश्रु गैस जो है वो अमोनिया है, इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं।
यहाँ पर पूछा गया है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इन लैंपों में सोडियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल सड़कों की रोशनी में पीले लैंप बहुत अधिक मात्रा में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में सोडियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इन सभी में से जो पारा है ये ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेनाइट का मुख्य घटक है? तो इन सभी में से जो ग्रेनाइट का मुख्य घटक है वो हो जाएगा सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट के मुख्य घटक की बात करें तो सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन है। यहाँ पर पूछा गया है कि मिनीमाता रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? पारा तत्व की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनीमाता रोग जो है वो शरीर में पारा तत्व की अधिकता के कारण होता है। मिनीमाता रोग को मिनीमाता व्याधि के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी में आँख के पीछे स्थित दृश्य तंत्रिका धीरे धीरे नष्ट हो जाती है? किस बीमारी में होता है यहाँ पर पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोमा बीमारी में। ग्लूकोमा बीमारी के तहत मतलब ग्लूकोमा बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का जो आँख के पीछे में स्थित दृश्य तंत्रिका होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है, ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी में आँखों का लेंस या कार्निया जो है वो पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है? पूछा गया है। आँखों का लेंस जो है वो पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। दृष्टि वैषम्य बीमारी की वजह से आँखों का जो लेंस होता है, जो कार्निया होता है, वो पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है दृष्टि वैषम्य बीमारी की वजह से। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि किस बीमारी में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की वजह से दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस बीमारी में आँखों का जो लेंस होता है वो अपारदर्शी हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद बीमारी की वजह से। मोतियाबिंद बीमारी की वजह से आँखों का जो लेंस होता है वो अपारदर्शी हो जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। यहाँ पर पूछा गया है कि मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा टेराबाइट। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में टेराबाइट जो है वो सबसे अधिक है, मतलब मेमोरी का जो टेराबाइट वाला माप है वो सर्वाधिक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नासा का अंतरिक्ष यान कैसनी जो है वो किस ग्रह के मिशन पर है? तो कैसनी नामक जो अंतरिक्ष यान है जो नासा के द्वारा छोड़ा गया है ये शनि ग्रह के अध्ययन के लिए छोड़ा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये शनि ग्रह के मिशन पर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल क्या होता है? एक भू स्थिर उपग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है वो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो किस स्थान से छोड़ा गया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायकोनूर नामक स्थान से छोड़ा गया था। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये बायकोनूर से छोड़ा गया था और ये कजाकिस्तान में स्थित है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्ट डिज्नी के द्वारा। वॉल्ट डिज्नी ने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल नामक जो किताब है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। यहाँ पर पूछा गया है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ओपेक जो है, ओपेक का ये फुल फॉर्म होता है और इसका मुख्यालय जो है वो ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। ऑस्ट्रिया के, नॉट ऑस्ट्रेलिया नहीं भाई, ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है ओपेक का मुख्यालय। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखने हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में अरों की संख्या, स्पोक की जो संख्या होता है वो कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसके मध्य में जो अशोक चक्र होता है उसमें जो तिल्लियों की संख्या होती है 24, उसका रंग होता है नीला। इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क में जल का प्रतिशत कितना होता है। मानव मस्तिष्क में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 75% होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो, मानव मस्तिष्क में जो जल का प्रतिशत होता है वो 70 से 80% के मध्य में होता है, लेकिन इसका जो सटीक आंसर है वो है 75%। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इसको आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन ये कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन ये कहाँ पर स्थित है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वडोदरा में स्थित है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वडोदरा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है। इन चारों में से कौन सा एक जो है वो अंतरिक्ष यान है, तो कैसनी जो है वो अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कैसनी जो है वो अंतरिक्ष यान है, बाकी जो है वो अंतरिक्ष यान नहीं है। इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि इसरो का गठन किस वर्ष में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1969 में। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो का गठन वर्ष 1969 में किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसको आपको ध्यान में रखने हैं। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1975 में भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था वर्ष 1975 में। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में भुवन क्या है, जो अभी हाल ही में समाचारों में था। तो ये जो भुवन है ये इसरो का भू पोर्टल यानी कि जियो पोर्टल है, जिसमें भारत के त्रिविम प्रतिबिंबन की क्षमता है। ठीक है,
भुवन जो है वो इसरो का जियो पोर्टल है, जियो पोर्टल यानी कि भू पोर्टल है, जिसमें भारत के त्रिविम यानी कि 3 डायमेंशन वाला प्रतिबिंबन करने की क्षमता है। तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको भुवन के बारे में इस कथन को ध्यान में रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। यहाँ पर पूछा गया है कि नासा ने किसके अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बुध ग्रह के अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुध ग्रह के अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम कितना प्रतिशत भाग जो है हमें दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 59% भाग हमें दिखाई देता है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम 59% जो भाग है वो हमें दिखाई देता है। ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी का घूर्णन करने की जो दिशा है वो क्या है। पृथ्वी का घूर्णन करने की दिशा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि जो पृथ्वी का घूर्णन करने की दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व दिशा। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। यहाँ पर पूछा गया है कि चावल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जलोढ़ मिट्टी जो है वो चावल के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को कछार मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये चावल के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी माना जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में अपनी पहली कागजी मुद्रा की शुरुआत किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1861 में। भारत सरकार ने वर्ष 1861 में अपनी पहली कागजी मुद्रा की शुरुआत की थी, वर्ष 1861 में। ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। यहाँ पर पूछा गया है कि पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1949 में। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था वर्ष 1949 में। इसको आपको ध्यान में रखने हैं। साथ ही में आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि वर्ष 1949, 1967, 1991 इन तीनों वर्षों में भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया था। इसको भी आपको याद रखने हैं। तीनों वर्षों को आपको ध्यान में रखने हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। भारतीय रिजर्व बैंक के पास किस अधिनियम के तहत मुद्रा जारी करने की शक्ति है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई जो है वो मुद्रा जारी कर सकता है। तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो मुद्रा जारी कर सकता है। इसको आपको ध्यान में रखने हैं। हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 33 यह सुनिश्चित करता है कि आरबीआई जो भी नोट जारी करता है उसके बदले में उसके पास उपयुक्त मूल्य की संपत्ति जैसे कि सोना, विदेशी मुद्रा होना चाहिए, जिससे जनता का विश्वास और मुद्रा की जो वैधता है वो बनी रहेगी। तो इन सभी कथन को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से आपको यहाँ पर ये जो अधिनियम है आरबीआई अधिनियम 1934 को आपको ध्यान में रखना है, जो आरबीआई को नोट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है कि थर्ड क्लास इन रेलवे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी हैं। थर्ड क्लास इन रेलवे नामक पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की GSLV परियोजना किससे संबंधित है। तो GSLV परियोजना जो है वो अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों से ये संबंधित है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है ना कि पाई दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा LPG कनेक्शन प्रदान करना है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इसको भी आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य है LPG कनेक्शन प्रदान करना। यहाँ पर पूछा गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या है। राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ धरा खेत हरा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो मुख्य स्लोगन है वो है स्वस्थ धरा खेत हरा। ऑप्शन ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे शरीर में ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन देता है। राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च जो है वो लार की सहायता से पच जाता है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जौ। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जौ को यौ भी कहते हैं। तो जौ जो है वो पहला अन्न था जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। जौ। ऑप्शन ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। राइट आंसर हो जाएगा गार्गी ने। गार्गी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ऑप्शन डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर बताया गया है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का जो उल्लेख है वो बृहद आरण्यक उपनिषद में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है। तो बृहद आरण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख हुआ है। इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है। राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। यहाँ पर पूछा गया है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी। राइट आंसर हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। वंश परंपरागत राजतंत्र जो है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि महाभाष्य के रचनाकार कौन थे। मतलब महाभाष्य के रचनाकार कौन है। राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है। राइट आंसर होगा ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर।
तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र जो है वो सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। इसके रचनाकार है विश्वामित्र। ठीक है, तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है। इसके रचनाकार है विश्वामित्र। यहाँ पर पूछा गया है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई नामक जो अधिकारी है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। तो नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो एग्रोनोमाई नामक अधिकारी हुआ करता था मौर्य काल में, ये मार्ग निर्माण से संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एग्रोनोमाई जो अधिकारी होता था, एग्रोनोमाई नामक जो अधिकारी हुआ करता था, ये मार्ग के निर्माण यानी कि सड़क की देखरेख करता था। ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। यहाँ पर पूछा गया है कि मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था। राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण एवं चांदी का उपयोग होता था। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए स्वर्ण एवं चांदी का उपयोग किया जाता था। अशोक के द्वारा प्रचारित धम्म क्या था। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो धम्म जो है वो उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था थी। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अशोक के द्वारा प्रचारित धम्म जो है वो उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था थी। इसको आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वें शिलालेख में जोर दिया है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है। इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि योग के आविष्कारक कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। योग के आविष्कारक पतंजलि थे। इसको तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये राजस्थान में स्थित है। अब ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। अब यहाँ पर बताया गया है कि मौखरी वंश की जो स्थापना है वो उत्तर गुप्त काल के समाप्ति पर हुआ था और इस वंश के जो प्रथम शासक थे वे थे हरिवर्मा। तो इसको आपको याद रखना है। मौखरी वंश के बारे में आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला है इसका प्रथम शासक हरिवर्मा, इसकी राजधानी कन्नौज थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था। नीचे ऑप्शन दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना और डेली जीएस वीडियोज़ की प्रैक्टिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।